इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम पार्टिकल एक्सचेंज एक ऑपरेटर है, उसका आइगन वैल्यूज़ कैसे होंगे। जैसे कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू ये कहेंगे इन जनरल, उस तरह पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है ये जानेंगे। एंड देन एक्सचेंज डीजेनरेसी। तो एक्सचेंज डीजेनरेसी क्या होती है, तो ये इस पर देखेंगे इस टॉपिक पर। तो एक्सचेंज डीजेनरेसी। So let us consider a system of n particles described by the wave function xi of 1, 2, 1, 2, 3, r, s, and so on, n, where 1 stands for all the coordinates, position and spin of the particle 1 and similarly for 2 and all। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि n पार्टिकल्स होगा सिस्टम में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है सिस्टम में जो n पार्टिकल्स होंगे इट डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को पोजीशन एग्जैक्ट से नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्टली वो यहाँ पर रहेगा, एग्जैक्टली इस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन में रहेगा पार्टिकल, उस तरह हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन आ जाता है। ये तो 2 डायमेंशनल वेव फंक्शन है, एक्चुअली 3 डायमेंशनल भी डिफरेंशियल हमें समझनी चाहिए। तो वेव फंक्शन पार्टिकल का बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है पार्टिकल के बारे में, उसे हम वेव फंक्शन से डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि सिस्टम में n पार्टिकल्स है, ना कि 1 और 2 या 3, लेकिन पूरे के पूरे n पार्टिकल्स है। तो उस वेव फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे कि xi of 1, 2, 3, 1, 2, 3, r, s, n, क्योंकि फर्स्ट 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट पार्टिकल, 2 यानी कि सेकंड पार्टिकल, 3 यानी कि थर्ड पार्टिकल, उस तरह and so on n पार्टिकल, and r is some rth particle, s is some sth particle, and where 1 stands for all coordinates, position and spin। तो ये पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें पोजीशन और स्पिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एटम में भी सोच लेंगे तो न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे उसके आसपास, तो इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वो कितने डिस्टेंस में है, कौन से एंगल में है और उनका स्पिन क्या है वो डिफाइन करनी चाहिए हमें। तो ये वेव फंक्शन वही वो इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्टेंस में, कौन से स्पिन में है, ये सब कुछ हमें पता चलता है वेव फंक्शन को देखने से। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि वेव फंक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ 1, 2, 3 and so on, and that is the position and spin of the particle 1 and similarly for 2 or s, n। तो यही है, इसलिए वेव फंक्शन इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो द वेव फंक्शन इज़ नाउ सब्जेक्टेड टू द ऑपरेशन ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर पी कैप डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो अब यहाँ पर हमें जो वेव फंक्शन दिया गया है, इस वेव फंक्शन का हम एक्सचेंज ऑपरेशन करेंगे, यानी कि अगर हम यहीं पर सोचेंगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये सम थर्ड, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस तरह ये सम रैंडम, ये थर्ड, ये सम फोर्थ, उस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम सोचेंगे तो ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये एक वेव फंक्शन है। तो इस वेव फंक्शन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपना काम करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन आपका काम करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी अपना काम करते रहेंगे। तो वो काम करते वक्त उनका वेव फंक्शन हमें वो कौन से स्टेट में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की
पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर यूज़ करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं दो पार्टिकल्स को, किसी दोनों पार्टिकल्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पी कैप ऑफ आर एस, पी कैप मतलब एक्सचेंज ऑपरेटर, और नीचे जो आर एस है इसका मतलब तो यही है कि हम आर्थ एंड एस्थ पार्टिकल को एक्सचेंज कर रहे हैं अब इसी वक्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले में तो ज़ई इज़ ए फंक्शन ऑफ आर कमा एस है, लेकिन बाद के आफ्टर ऑपरेशन ये जो ऑपरेटर इस वेव फंक्शन में ऑपरेट हो रहा है उसके बाद हमें एस और आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिफरेंशिएशन तो अगर हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को सोचेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो अगेन हमें ये जो ऑपरेटर है इसे ये फंक्शन पर एक्ट होकर इस फंक्शन पर एक्ट होकर और हमें वापस में फिर से वही फंक्शन देता है मल्टीप्लाइड बाई इट्स आइगन वैल्यू। यानी कि हम एच इज आई इज इक्वल्स टू ई आई आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, आफ्टर द ऑपरेशन हमें वही वेव फंक्शन देता है मल्टीप्लाइड विथ इट्स आइगन वैल्यू। वही तो प्रोसीजर यहाँ पर भी चल रहा है। तो ये जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है ये इस फंक्शन पर एक्ट होकर वापस में फिर से हमें वही फंक्शन दे रहा है मल्टीप्लाइड विथ इट्स आइगन वैल्यू। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इन दैट 1 इंटू ई एक्स, यानी कि यहाँ पर आइगन वैल्यू 1 है। तो यही है सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर भी हमें ये जो एक्सचेंज ऑपरेटर है ये इस वेव फंक्शन पर एक्ट होकर हमें फिर से वापस में यही वेव फंक्शन दे रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो ये एक्सचेंज कर रहा है, इसके बारे में तो हम नेक्स्ट स्टेप्स में जानेंगे। इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये ऑपरेटर नहीं है, ये इसका वेव फंक्शन नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेप्स में हम इसका देखेंगे। ऑफ कोर्स अब एक बार हम अगर यही एक्सचेंज ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमें फिर से वही वेव फंक्शन आ जाता है। ये यहाँ पर एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पर हम इन जनरल बोलेंगे तो ये ऑपरेटर्स वेव फंक्शन पर एक्ट होकर फिर से हमें वेव फंक्शन दे रहेंगे मल्टीप्लाई विथ इट्स आइगन वैल्यू सम पॉइंट। तो वो फॉर्म में हमने यहाँ पर इक्वेशन डिज़ाइन किया है। यहाँ पर इक्वेशन तो इस फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है। तो नेक्स्ट तो ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन में एक्ट करेगा और यहाँ पर आर एस है लेकिन यहाँ पर एस आर है। इसका मतलब है कि आर एंड एस इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज हो गया। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन P12 ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यानी कि एक P12 एक्सचेंज ऑपरेटर, सो विच एक्सचेंजेस द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑपरेटर ऑपरेट करने से उस वेव फंक्शन में तो उस स्टेट को वो इस तरह बदल देगा कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेगा और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेगा। एक सिस्टम में अगर हम सोचेंगे तो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, तो अगर अगेन वो अपना काम करेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज इसलिए कर रहे हैं कि वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। इवन आफ्टर एक्सचेंज वो अपना काम वही करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दे आर आइडेंटिकल। अगर उनके पोजीशंस को हम चेंज करेंगे तो वो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन का काम ही करेंगे। तो अगर हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा, इसलिए तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सचेंज ऑपरेटर, इसलिए हम एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट
द इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटर पी ऑफ एस इज टू इंटरचेंज द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्लियर से दिया गया है कि टू इंटरचेंज द पार्टिकल्स आर एस दैट, वही तो यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर आर एस है, यहाँ पर एस आर हो गया। वॉट वॉज फॉर्मली कॉल्ड, यहाँ पर दिया गया है पार्टिकल आर इज नाउ कॉल्ड पार्टिकल एस। तो पिछले में तो ये पार्टिकल आर है, लेकिन अब ये पार्टिकल एस में बदल गया है, और पिछले में तो ये पार्टिकल एस है जो पार्टिकल आर में बदल गया है, वही तो यहाँ पर कह रहे हैं। एंड वाइस वर्सा, तो मीनिंग वही है। फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स वी राइट। अब ये जो हमने लिया है, दिस इज़ फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अगर हम टू पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे, सिर्फ वंस ऑन टू, यहाँ यहीं पर हम स्टॉप कर सकते हैं। z इज़ अ फंक्शन ऑफ 1,2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इफ़ यू कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑपरेटर जो है इस वेव फंक्शन में ऐड कर रहा है। वेव फंक्शन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 1,2। पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इस पर ऐड कर रहा है, इस वेव फंक्शन पर। तो क्या होगा, एक की जगह में दो और दो की जगह में एक आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल के प्लेस में सेकंड पार्टिकल आ जाता है, सेकंड पार्टिकल के प्लेस में फर्स्ट पार्टिकल आ जाता है। तो z ऑफ 2,1, तो हमें ये आ जाता है आफ्टर द एक्सचेंज। तो यही तो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द ऑपरेटर पी कैप इज रिटन हैज। नेक्स्ट हमें तो या अभी तो मैंने कहा है आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एच आई इज इक्वल्स टू ई आई। तो एच आई इज इक्वल्स टू ई आई, इसे हमें रेफरेंस ले लेनी चाहिए। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो वेव फंक्शन पर ऐड कर रहा है, वो फिर से हमें वापस में यही वेव फंक्शन दे रहा है, मल्टीप्लाई विथ इट्स आइगन वैल्यू। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऐड कर रहा है, फिर से हमें वही वेव फंक्शन दे रहा है, मल्टीप्लाई विथ इट्स आइगन वैल्यू। यहाँ आइगन वैल्यू तो हमें नहीं पता एक्चुअली। एक्सचेंज ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें आर एस की जगह एस आर दे रहा है, लेकिन हम इन जनरल में वेव फंक्शन इक्वेशन निकला है आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसे हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। एच आई इज ओस ई आई भी तो आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। तो उस फॉर्म में हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर उस तरह दिया गया है। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वेयर पी स्टैंड्स फॉर आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर पी। तो पी तो यहाँ पर आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर पी ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटिंग पी और एस वंस मोर, तो यहाँ पर अभी ने मैंने कहा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वंस मोर एक और बार हम ये जो एक्सचेंज ऑपरेटर है, अगर इसे हम वापस में फिर से ऑपरेट करेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर यही है इक्वेशन। अब हम एक और बार ऑपरेटिंग विथ पी आर एस ऑन बोथ साइड्स कर लेना चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे पी आर एस और एक बार ऑपरेट कर रहा है। ये जो पी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन पर फिर से वो ऑपरेट करेगा ये पी आर एस, तो वही तो यहाँ पर दिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये अगर जब भी ये इस पर ऑपरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, तो जब भी ये इस पर ऑपरेट करेगा हमें p इंटू सेम वेव फंक्शन देता है, वही वैल्यू हम यहाँ पर ये स्टेप वही है। when PRS acts on on the wave function z, it gives us the same z function multiply with its eigenvalue p। तो इसीलिए तो हमें यहाँ पर p स्क्वायर इंटू z दिया गया है। नाउ ऑपरेटिंग पी और एस ओवर इक्वेशन 1। अब तो ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 क्या है, यही है इक्वेशन। यहाँ पर तो पी आर एस एक ही बार ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में तो हमें पी आर एस पूरे 2 बार ऐड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि ऑपरेटिंग पी आर एस ओवर इक्वेशन 1 वंस अगेन। तो यहाँ पर अगर हम एक और बार पी आर एस को ऑपरेट करेंगे तो हमें ये आ जाता है
पी आर एस इंटू पी आर एस और पी आर एस ऑफ जाई ऑफ ये वेव फंक्शन आ जाता है। तो हम ये जब भी ये इस पर ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाता है, आर की जगह पर ये तो पी आर एस ऑपरेटर है, यानी कि आर की जगह पर यस, यस की जगह पर आर कर देगा, यानी कि यस की जगह पर आर आ जाता है और आर की जगह एस आ जाता है। तो वही तो है यहाँ पर। तो फिर से क्या होगा, फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर भी 1 2 3 आर एस 1 2 3 आर एस। तो पिछले बार हमें जो यहाँ पर आर एस एस आर आया है आइगन वैल्यू, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पर हम चल जाएगा। हमें यहाँ पर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को 2 बार ऐड करवा रहा है ताकि वो हमें फिर से वापस यही वेव फंक्शन दे सके, इसलिए तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑपरेटिंग दिस पी और एस 2 टाइम्स। तो ऐसे द्वारा ऑपरेट करने से हमें वही वेव फंक्शन आ जाता है, यही वेव फंक्शन, ताकि आइगन वैल्यू इक्वेशन आ सके। तो hence the double operation merely reproduces, तो यहाँ पर दिया गया है ओरिजिनल वेव फंक्शन, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 4 और 5 गिव्स। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो पी आर एस वेव फंक्शन है, यहाँ पर भी पी आर एस वेव फंक्शन है वो। नेक्स्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू जाई ऑफ ये वेव फंक्शन है, यहाँ पर जाई ऑफ सिर्फ और सिर्फ जाई ऑफ ये है, यानी कि दिस और सेम। तो पी स्क्वायर यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा दे आर इक्वल, यहाँ कैसे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यानी कि 1, इसलिए वजह से पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, हमें फाइनली पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। अब हम p का वैल्यू जानना चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज समथिंग प्लस आर माइनस 1। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर पी आर प्लस आर माइनस 1। तो फाइनली हमने आइगन वैल्यूज ऑफ एक्सचेंज ऑपरेटर को फाइंड कर लिया है जो कि प्लस आर माइनस 1 है। आइगन वैल्यूज नेक्स्ट, द आइगन वैल्यूज ऑफ पी कैप लीड टू द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो पी कैप है उसका फाइनली हमें यहाँ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि जाई ऑफ 1 2 3 आर एस इज इक्वल टू प्लस आर माइनस जाई ऑफ 1 2 3 एस आर एन, क्योंकि ये पी का जो वैल्यू है वो प्लस आर माइनस 1 है। तो इसी वजह से जाई ऑफ 1 2 3 आर एस एन इज इक्वल टू प्लस आर माइनस जाई ऑफ 1 2 3 एस आर, यानी कि अगर हम एक्सचेंज ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो हमें फाइनली पी इंटू वेव फंक्शन आ जाएगा, तो कि यहाँ कर कि आर एस एक्सचेंज हो गए हैं और प्लस आर माइनस यानी कि 1, यानी कि पी का जो वैल्यू है वो प्लस आर माइनस 1 आ जाता है। तो द वेव फंक्शन इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ द इंटरचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स लीव्स द वेव फंक्शन अनचेंज्ड विथ आइगन वैल्यू प्लस 1। तो हमें तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फंक्शंस की जानकारी है। तो जब भी दो पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने से वेव फंक्शन का साइन नहीं चेंज होगा, वेव फंक्शन रिमेन्स अनचेंज, यानी कि सिंपल में बोलेंगे तो अगर हम जाई ऑफ 1 2 पी कैप इंटू जाई ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू जाई ऑफ 2 1 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर प्लस ही है, दोनों का एक्सचेंज होकर जाई ऑफ 2 1 वेव फंक्शन आ जाएगा। फिर से हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा वेव फंक्शन में, तो बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज का फ़र्क नहीं दिखाएगा, तो सेम अगेन वही वेव फंक्शन आ जाता है विथ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव 1, तो उसे हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहेंगे। The function is the function is anti-symmetric if the interchange of any pair of particles changes the sign। अगर हम इसे ऑपरेट करने से, एक्सचेंज करने से पार्टिकल को, हमें अगर माइनस जाई ऑफ 2 1 आ जाता है, यानी कि माइनस साइन आ जाता है, चेंजेस द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, उसे हमें चेंजेस द साइन ऑफ वेव फंक्शन तो वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। इट इज़ हाउएवर एन
experimentally established the fact that all the eigenfunctions of a given type of particle show the same exchange symmetry. तो यहाँ पर फाइनली जो ये आइगन फंक्शंस ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो कोई भी पार्टिकल्स होंगे उनके जो आइगन फंक्शंस होते हैं वो यही प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे, यानी कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। फर्मियंस जो है वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे और बोसॉन्स सिमेट्रिक वेव फंक्शन प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे। तो नेक्स्ट, द आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल क्वांटम नंबर फॉर देयर इंट्रिंसिक स्पिन। जिन कोई पार्टिकल्स का स्पिन इंटीग्रल नंबर्स में होगा, यानी कि 0, 1, 2 and so on, are described by the symmetric wave function, symmetric with respect to interchange of pair of particles। यानी कि उन पार्टिकल्स को हम सिमेट्रिक पार्टिकल्स कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि द टाइप ऑफ पार्टिकल्स डिस्क्राइब्ड एज सिमेट्रिक वेव फंक्शंस आर बोस पार्टिकल्स और बोसॉन्स एंड दे ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। द पार्टिकल्स आर फोटॉन्स, जिनका कि स्पिन, तो जिन पार्टिकल्स का स्पिन इंटीग्रल नंबर्स में होगा उन्हें हमें बोसॉन्स कहलाएंगे। और इसका एग्जांपल तो यहाँ पर क्लियर से दिया गया है कि फोटॉन्स स्पिन 1 है और न्यूट्रल हीलियम एटम जो है उसका स्पिन स्टेट में स्पिन 0, और अल्फा पार्टिकल जो है यानी कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, तो उसका स्पिन भी 0 है। यहाँ पर 0, 1 वही दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ बोसॉन्स कहलाएंगे और ये जो है ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। और यानी कि उनका मूवमेंट्स, उनका वेलोसिटीज़, वो सब कुछ इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। उनका मूवमेंट और वो सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ ये स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि z ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर एस एन इज इक्वल टू प्लस z ऑफ 1, 2, 3 एस आर एन। तो यहाँ पर वेव फंक्शन का साइन तो चेंज नहीं हुआ, यानी कि पॉजिटिव ही है, नेगेटिव में नहीं चेंज हुआ। तो इसी को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, इसलिए दे एग्जिबिट सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। बोसॉन्स जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करेंगे। द पार्टिकल्स विच हैव हाफ ऑड इंटीग्रल क्वांटम नंबर फॉर द इंट्रिंसिक स्पिन्स दे आर सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। हाफ ऑड इंटीग्रल यानी कि हाफ इंटू 1 और हाफ इंटू 3 और हाफ इंटू 5 ऑड इंटीग्रल्स, यानी कि हमें 1/2 हाफ की जगह ये कुछ भी हो सकता है 1/5 ऑड वैल्यूज़, यानी कि हमें 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 उस तरह आ जाएगा। तो यहाँ उन्हीं को हमें वो फर्मियंस करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फर्मी पार्टिकल्स, यानी कि फर्मियंस। उनका मोशंस वो सब कुछ ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करेगा। एंड उनका एग्जांपल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, हमारी बॉडी जो बनी हुई है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से, यानी कि एटम्स और म्यून्स, ये सब कुछ स्पिन ऑफ पार्टिकल्स है। तो दिस आर दी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फर्मियंस। एंड यहाँ पर दिया गया है कि नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि z ऑफ 1, 2, 3 आर एस n इज इक्वल्स टू माइनस z ऑफ 1, 2, 3 एस आर एन, यानी कि r की जगह पर s की जगह पर r हम एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस वैल्यू आ गया है, यानी कि साइन चेंज हो गया है, इसलिए हमें इसे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो फॉर Pauli principle, we deal with second category of particles described by antisymmetric wave function। तो हम पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स में, तो वो फिल करते वक्त ऐसा जो एंटी पैरेलल स्पिन से एक्सपेक्ट करेंगे, दैट इज़ बेस्ड बिकॉज ऑफ द पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट इज़ बिकॉज नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द सेम क्वांटम स्टेट। तो वो सब कुछ जो है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फर्मियंस फॉलो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्मियंस ही तो है, तो सब सारे के सारे फर्मियंस जो है वो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को एक्सिबिट करेंगे। तो नेक्स्ट, to observe the effect of exchange operation, तो
to observe the effect of exchange operation, we consider Hamiltonian for the system of two particles. तो exchange होने से क्या होगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा, इसे हम देखने के लिए हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हम क्या करेंगे कि टू पार्टिकल्स का जो सिस्टम होता है उसका हैमिल्टोनियन हम कंसिडर करेंगे. तो उनका हैमिल्टोनियन है p²/2m. फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, हैमिल्टोनियन इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज. ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी p²/2m. यहाँ पर हम दो पार्टिकल्स को जो ले रहे हैं, सो p1²/2m, p2²/2m. ये फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ये सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट ये जो है पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ फंक्शन ऑफ 1,2. पोटेंशियल एनर्जी तो उनके बीच पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस है, उनका पोजीशन है, उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस है, तो अगर उस पर डिपेंड करेगा. सो हेंस इज ए फंक्शन ऑफ v ऑफ 1,2. या दो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, दूर रहेंगे तो रिपल्शन अलग सा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा. तो उस तरह सो v इज़ ए फंक्शन ऑफ 1,2 सिंपल में. सो p where pi² इज pix² प्लस piy² प्लस pz² piz², यानी कि इन सिंपल में p इज़ नथिंग बट p². इस मोमेंटम जो है वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में भी हो सकता है. तो बेस्ड ऑन दैट p² इज टू px² प्लस py² प्लस pz². दिस इज़ फॉर द ith पार्टिकल. ये ith पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकेंड पार्टिकल के लिए इस तरह कहा जाता है. m इज मास ऑफ ईच पार्टिकल. तो m जो है वो हर एक पार्टिकल का मास हो जाता है. यहाँ पर यहाँ आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मास तो सेम होती है. तो इस वजह से m is mass of each particle and v the potential energy of the system containing two particles which is a function of relative coordinates of the two particles. अभी तो हमने डिस्कस किया है. तो उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस में इसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके पोजीशन के बीच रिलेटिव पोजीशंस. द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. तो अब हम फॉर ए टू पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए अगर हम सोचेंगे तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम ऑपरेटर से ही डील करेंगे. तो ये कैसा हो जाता है कि p1² की जगह हमें -IH का del1 आ जाता है बेस्ड ऑन दिस फार्मूला. मोमेंटम ऑपरेटर इन 3 डायमेंशनल -IH का del. वही तो अगर हम 1 डायमेंशन में लेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट -IH का dou/dou x 1 डायमेंशनल में, यानी कि x डायरेक्शन में ही मोमेंटम है. तो लेकिन 3 डायमेंशन में मोमेंटम है तो हम -IH का del यूज़ करेंगे. तो वही तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है. p1 की जगह -IH का del1. यहाँ पर तो हमें p1² दिया गया है, यानी कि -IH का del. -IH का del को अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो h का स्क्वायर del² तो एज यूजुअल आ जाएगा. h का स्क्वायर del² और -I का स्क्वायर इज नथिंग बट -1 होल स्क्वायर इंटू I². यानी कि -1 का स्क्वायर तो 1 ही है, I का स्क्वायर -1 है, इसलिए तो यहाँ पर हमें -1 आ गया है. तो वही है कैलकुलेशन पार्ट. एंड नेक्स्ट v ऑफ 1,2 तो उसी तरह रहेगा. v ऑफ 1,2 इज एज यूजुअल, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है. तो अब नेक्स्ट ऑन चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्या कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं. 1 की जगह पर 2 की जगह पर 1, यानी कि एक्सचेंज करने के बाद पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं. यहाँ पर तो हम एक्सचेंज इसी के बारे में सोच रहे हैं. तो एक्सचेंज करनी चाहिए पार्टिकल्स को. तो 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1 एक्सचेंज किया है. तो यहाँ पर भी 1 की जगह पर 2 की जगह पर 1, यहाँ पर भी 1 की जगह 2 की जगह पर 1 एक्सचेंज करने से हमें ये इक्वेशन आ जाता है. नेक्स्ट इसी को हम a + b इज नथिंग बट b + a, तो वही आ जाएगा.
and as the potential energy must be same as the particles behave exactly identical in every respect. और ये जो potential energy है वो तो सेम उसी तरह ही रहेगी पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने के बाद, क्योंकि पार्टिकल्स जो है आइडेंटिकल है। जो काम पहला इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये एक्सचेंज करने के बाद वो जो आया है नए से इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन भी वही काम करेगा। दस हैमिल्टोनियन इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स। तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं इस इक्वेशन से, ये दोनों भी मैच हो रहे हैं और ये दोनों भी यानी कि आफ्टर द एक्सचेंज यानी ये दो H(1,2) ये दोनों भी सेम एज यूजुअल और ये भी सेम एज यूजुअल, यानी कि फिर से एक्सचेंज करने के बाद फिर से हमें यही इक्वेशन आ जा रहा है यहाँ पर। तो वही यहाँ पर गए हैं, hence H(1,2) इज इक्वल टू H(2,1), यानी कि एक्सचेंज करने के बाद हैमिल्टोनियन वैसा की वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। किस वजह से? क्योंकि आइडेंटिटी पार्टिकल्स जो है ये द स्क्रोडिंगर इक्वेशन नाउ बिकम्स, तो अब स्क्रोडिंगर इक्वेशन बदल जाता है कि Hz इज इक्वल टू Ej, वही तो है स्क्रोडिंगर इक्वेशन। सो H(1,2) Ψ(1,2) इज इक्वल टू E इंटू Ψ(1,2), यही है स्क्रोडिंगर इक्वेशन। वेर ई इज द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, H का ऑपरेटर है जैसे हम जानते हैं। तो नेक्स्ट H(2,1), नेक्स्ट हमें यहाँ पर तो H(1,2) ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर H(2,1) जो कि एक्सचेंज आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स जो वेव फंक्शन आता है Ψ(2,1) इस पर ऑपरेट करने से वही वेव फंक्शन देगा मल्टीप्लाइड विथ इट्स आइगन वैल्यू। तो नेक्स्ट हमने अभी पता डिराइव किया है कि H(1,2) इज H(2,1), तो यहाँ पर H(2,1) की जगह हम H(1,2) ऐड कर दे सकते हैं। तो अब हम फाइनली इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो इक्वेशन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर भी Hz इज इक्वल टू Ezi, यहाँ पर भी Hz इज इक्वल टू Ezi वो फॉर्म में है। H का वैल्यू H तो सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। तो Ψ(1,2) की जगह तो हमें Ψ(2,1) आ गया है। तो दैट इज़ नथिंग बट फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सो Ψ(2,1) इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अगर Ψ(1,2) स्क्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होता तो ऑटोमेटिक से Ψ(2,1) भी इसका सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, उनको एक्सचेंज करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। पहले सिस्टम कैसा है अब भी वैसा ही काम करेगा। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं वही अब आफ्टर द एक्सचेंज के बाद भी वो अपने अपने काम करते रहेंगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आफ्टर द एक्सचेंज। और द आइगन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर H belonging to the same eigen value E, hence the system is said to be degenerate on any linear combination। degenerate सिस्टम को हम degenerate क्यों कह रहे हैं? without exchanging the electrons, बिफोर इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सचेंज करे बिना, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स को हम सोचेंगे एटम में, जो हैमिल्टोनियन है एनर्जी है, उनको एक्सचेंज करने के बाद भी एटम का जो हैमिल्टोनियन है वो उसी तरह है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। प्रीवियस में काइनेटिक एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जीज सम जैसा भी है उसी तरह आफ्टर द एक्सचेंज के बाद भी वो उसी तरह है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो यानी कि एनर्जी में एनर्जी आइगन वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। सो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज और नथिंग बट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यहाँ पर भी एक्सचेंज करने के बाद हमें सेम एनर्जी वही एनर्जी आ गया, यानी कि डीजेनरेट, उसे डीजेनरेसी करेंगे, यानी कि एक्सचेंज डीजेनरेसी, यानी कि हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने पर भी हमें वही सेम एनर्जी रहेगा। पहले में कितनी एनर्जी थी अब भी वही एनर्जी रहेगी, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो वही तो यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सचेंज डीजेनरेसी एंड एनी लीनियर कॉम्बिनेशन Z(1,2) A into Ψ(1,2) plus B into Ψ(2,1),
तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी है, ये भी है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस ये भी एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि ये एक्स, अगर हमारे पास एक्स वाई ये दो वेरिएबल्स है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए एक्स प्लस बी वाई, उस तरह यहाँ पर भी इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स यानी कि ज़ ऑफ 1, 2, बी यानी कि ज़ ऑफ 2, 1। तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो भी हमें इस कॉर्निगर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाते हैं। इज़ ऑल्सो द आइगन फंक्शन बिलोंगिंग टू ई, तो ये भी इस कॉर्निगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये दैट इज़ नथिंग बट आइगन वैल्यू इक्वेशन को ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो finally, so that is also this type of degeneracy occurring is known as एक्सचेंज degeneracy। तो ये भी इसका आइगन फंक्शन कहलाएगा, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर का फाइनली। सो इसी को हम एक्सचेंज डिजेनरेसी कहेंगे। तो अगर हमें प्रूफ चाहिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एच कैप ऑपरेटिंग ऑन जेड डैश, तो एच कैप ये यही तो है जेड डैश, तो इस पर ऑपरेट करने पर तो यहाँ पर ये हम इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी, एच ऑफ ए प्लस बी, तो हम स्प्लिट अप कर सकते हैं एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ बी। आफ्टर द स्प्लिट अप ये जो ये बी है, ये दो कांस्टेंट है वो टेकन आउट हो जाएंगे, तो एच कैप ऑफ ज़ ऑफ 1, 2, एच कैप ऑफ ज़ ऑफ 2, 1। तो इसका आइगन वैल्यू इक्वेशन से हमें क्या आ जाता है, एच ज़ इज टू ई ज़, तो वही तो यहाँ पर आया है ई इंटू ज़ ऑफ 2, 1। नेक्स्ट हमें ये जो ई है इसे कॉमन आउट ले लेंगे, तो इसे बाहर खींच देंगे, तो यहाँ पर हमने कॉमन आउट टेकिंग इट कॉमन, तो हमें क्या मिलता है ए इंटू ज़ ऑफ 1, 2 और बी इंटू ज़ ऑफ 2, 1। तो अगर हम फाइनली देखेंगे तो इट इज़ नथिंग बट ई इंटू ज़ डैश। तो हम जो कोई भी वेव फंक्शन से स्टार्ट किया है इनिशियल में, शुरुआत में, फाइनल्स में हमें वही वेव फंक्शन आ गया है यहाँ पर, दैट इज़ एच ज़ डैश इज इक्वल्स टू ई ज़ डैश। तो इसी वजह से ये ज़ डैश भी आइगन फंक्शन कहलाता है इन एडिशन टू ज़ ऑफ 1, 2 और ज़ ऑफ 2, 1। तो यही है एक्सचेंज डिजेनरेसी टॉपिक। तो थैंक यू।